नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश और प्रदेश दोनों में बीजेपी का शासन स्थापित हो चुका है। डबल इंजन की सरकार का दावा किया गया था और उसी के अनुरूप अब जनता को उम्मीदें हैं। बजट से पूर्व बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है, जनता को क्या दिया जाना है, कौन सी योजनाओं का रिव्यू किया जाना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो इसी दौरान उपचुनाव से पहले तीखे बयानबाजी के दौर भी शुरू हो गए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से तीखे बयानबाजी सामने आए हैं। एक और जहां मदन दिलावर लगातार डोटासरा को लेकर हमलावर हो रहे हैं, तो वहीं भाटी के बयान ने बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ा दी है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भीमराज जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से उपचुनाव से पहले सियासी बयानबाजी ने सरगर्मियां बढ़ा दी है, लगातार हमलावर दिख रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नाम लेकर सीधा हमला बोल रहे हैं। ये हमले कुछ इशारा कर रहे हैं पेपर लीक में, क्या उत्साह मंत्री जी का बढ़ गया है? सीधा नाम लेकर के जेल जाने की बातें कर रहे हैं, गड़बड़ी करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं मदन जी का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अभी कहा बजट आने वाला है, हम जनता को क्या देंगे। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जनता के साथ यदि अपने सरकारें, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, कोई भी हो, केंद्र हो, राज्य हो, अपने प्रकृति को क्या देंगे ये जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि आज देश और बजट पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले सियासी पूरी कर देता हूँ। देश और प्रदेश के हालात, हीट वेव, बारिश, बाढ़, अकालग्रस्त, इनसे परेशान है, तो उसका भी साथ में जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब रही सियासी बयानबाजी, मदन जी लाहौर जी क्या है कि हमेशा इस तरह के बयानबाजी से अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आई डोंट नो, बट ये चाहते हैं कोई इस तरह की उनका मानसिक दिवालियापन की एक झलक दिखाई देती है कि कोई भी नेता होता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उसका एक कैडर होता है कि वो अपने किसी भी नेता पे बयान करें तो एक मर्यादा में बयान दिया जाता है, मर्यादा में कटाक्ष की जाती है, उसकी कमियां निकाली जाती है। पर इस तरह की बयानबाजी मदन जी हमेशा करते हैं। इसी कारण पे मैं आज इनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो 22 से करीब तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और डोटासरा गहलोत साहब को पेपर लीक में चेतावनी देना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना, आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मदन दिलावर जी, नीट का पेपर अभी लीक कर पूरे देश के अंदर व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में उसके बाद सबसे बड़ा घोटाला नीट घोटाला है। क्या इसके बारे में मदन दिलावर जी का कोई बयान आया है या कोई कहा है तो बताइए, क्योंकि कितने लोगों के साथ, क्या ये बताएंगे कब हरदयाल स्कूल जो हरियाणा के अंदर भाजपा का है, जिला मोर्चा के अध्यक्ष का है, उसके स्कूल में एक लाइन में एक कमरे से 6 बच्चों के नंबर 720 हैं, तो क्या उस पर बोलेंगे? क्या इस बात पे बोलेंगे कि स्वाईमाधोपुर में पेपर में जो बच्चों को दिया उसमें गड़बड़ियां क्यों हुई? क्या बिहार और गुजरात के अंदर 13-13 लाख में पेपर क्यों बेचे गए? और रॉकी और संजीव जो 2 आदमी हैं जिन्होंने 60 करोड़ में यूपी से पेपर खरीदा, क्या इस बात पे बोलेंगे? पर इस पे बोलने को कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं हम जेल भेज दो ना। डोटासरा भी है, गहलोत भी है, आपकी सीबीआई भी आके चलेगी, ईडी आके चलेगी, वो कुछ नहीं पर गई तो आप तो क्या बिगाड़ोगे? ठीक है नरेंद्र साहब, तो कर लेते अब तक जी। पहले तो मैं जाखड़ साहब के कुछ शब्दों पे आपत्ति व्यक्त करता हूँ। हम आपके स्टूडियो में आए हैं एज ए प्रवक्ता बन के आए हैं। हमें दिवालिया जैसे शब्दों का एक नेता के लिए, और वो भी शिक्षा मंत्री, मैं अभी अशोक गहलोत के लिए दिवालिया, कुछ निकम्मे, निकृष्ट ऐसे शब्दों का उपयोग करूं तो मुझे लगता नहीं हम लोगों के लिए ठीक रहेगा, और एक सभ्य समाज में तो इन शब्दों के स्थान होने नहीं चाहिए। तो मैं आपत्ति व्यक्त करता हूं, आगे से हम संवाद में रहेंगे तो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करें। लेकिन इसके बाद में होता क्या है, आप एक का उपयोग करेंगे, मैं 10 शब्द ऐसे गिना दूंगा जिससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने प्रकृति के लिए की, मैं बाकी में इनका अभिनंदन करता हूँ। प्रकृति के लिए हम कर रहे हैं और हम आगे आगामी कार्यक्रम, हमारे संगठन और सरकार भी वृक्षारोपण से लेकर तमाम ऐसे काम होंगे जो प्रकृति से जुड़े होंगे, जो हीट वेव से, बरसात से, सब चीज़ों से जुड़े हुए ऐसे कार्यक्रम हम हमेशा सतत पार्टी काम करने वाली है और इन कार्यक्रमों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। इससे आगे हम चलें कि अपने मदन दिलावर जी जो बयान दे रहे हैं वो बयान नहीं दे रहे, उनके सरकार में है, उनके पास कुछ तथ्य हैं और वास्तविकता है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं पेपर लीक मामलों में लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियों के तार कहां तक पहुंचे, इनके पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा जिनको प्राप्त था वो उसमें शामिल पाए गए हैं, इनके राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए लोग उसमें पाए गए हैं। इसके साथ ही आरपीएससी के मेंबर जिनको निलंबित किया गया है वो उससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप देखिए एक कोचिंग सेंटर जो इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा हुआ है
उनकी लिप्तता लगातार पाई जा रही है। तो दिलावर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई शिक्षा मंत्री या इस ओहदे पर रहा हुआ आदमी बात करता है तथ्यों के आधार पर करता है, ये तार एक से एक जुड़ रहे हैं। और इसकी पुष्टि हम नहीं करते, इनकी पुष्टि करते हैं लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने कहा पेन ड्राइव में तथ्य हैं। और जब उन्होंने कहा कि ये लोग पेपर लीक के मामले में जुड़े हुए हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा जारौली और इन लोगों के लिए कि ये लोग सब अपनी टीम के लोग हैं, इन पर कार्रवाई करना मुश्किल है, इनको बचाना ही होगा। तो मैं इस आधार पर आगे जा रहा हूं और इससे भी आप आगे जाएं तो सबको वो घटना याद है जो पूरे राजस्थान को शर्मिंदा करती है, जब वहां बैठे गुरुजनों ने कहा और खुद स्वयं उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने पूछा था क्या आपको स्थानांतरणों के पैसे देने पड़ते हैं, तो उन शिक्षा मंत्री के सामने, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री के सामने गुरुजनों ने स्पष्ट कहा हम स्थानांतरणों के पैसे देते हैं। तो इस तथ्यों के आधार पर अगर हमारे मंत्री माननीय दिलावर साहब कह रहे हैं कि दोनों जेल जाएंगे, दिलावर और वो अपने डोडासरा और अशोक गहलोत जी, तो इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत शीघ्र वो समय आएगा कि तथ्य और सबूत के आधार पर पुलिस उनको अंदर लेके जाएगी और सारे दूध का दूध पानी का पानी करेगा। युवाओं के साथ जो कुठारघात हुआ है, युवाओं का जो शोषण हुआ है, जो बेईमानी के दम पर, जो पैसे के दम पर, जो चीटिंग के दम पर जो जॉब में आए, उन सबको भी जेल में डाला जाएगा, उनके आकाओं को भी जेल में डाला जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे रहा हो। ठीक है नरेंद्र जी, वो ठीक है, लेकिन नीट को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया कि नीट को लेकर के क्या कहेंगे। नीट में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार लगा रहा है, एनटीए को फटकार रहा है, अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो एक्शन लेना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का बयान उसको बिल्कुल स्पष्ट करता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि नीट में अगर लेस मात्र भी गड़बड़ हुई है तो न्याय किया जाएगा, और जिन्होंने इस प्रक्रिया में गलत किया है या करने का प्रयास भी किया है या ऐसा सोचा भी है, उनको दंडित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं बिल्कुल उस दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, और उसके साथ ही हमारे शिक्षा मंत्री जी और आदरणीय मोदी जी की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। हम जिस दिन से बच्चे जो कहना चाह रहे हैं, जो मिलना चाह रहे हैं, जो अपना प्रतिवेदन देना चाह रहे हैं, जो वो तथ्य रख रहे हैं, उन सब पे हम काम कर रहे हैं, लगातार जांच हो रही है। मैं आपको यहां वादा करता हूं कि नीट जैसी संस्था, या राजस्थान की कोई संस्था हो, या केंद्र की कोई संस्था हो, या और कोई संस्था हो, जो हमारे शासन के दायरे में आती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के दायरे में आती है, वहां कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो। अभी छात्रों के साथ न्याय किया जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों में आप ही की सरकार है, अभी तो पूरा एडी से लेके चोटी तक राज आपका है। नीट में जिस प्रकार से प्रोसेस हो रही है, जिस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है, लगातार आप देखो कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जो शिक्षा मंत्री बच्चों से नहीं मिल रहे हो, तथ्य नहीं जुटा रहे हो, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। हमने किसी चीज को नकारा नहीं है, ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं कहा गलत कह रहे हैं, ये नहीं कहा, हमने इसी एक भी चीज को नहीं कहा। हम कह रहे हैं अगर कहीं गड़बड़ हुई है, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कोई भी गड़बड़ हुई है, और हम भी कह रहे हैं कोई भी गड़बड़ हुई है, ये काम हमारा गड़बड़ को निकालने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गड़बड़ को निकालेगी और दोषियों को जेल के अंदर डालेगी। ठीक है भीमराज जी, दोषियों को जेल में डाला जाएगा, गड़बड़ होगी तो निकाली जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि पर्यावरण के लिए भी कहा, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ ये राजनीति से ऊपर उठ के काम करने का विषय है। आपने राजनीति से जोड़ा इसको, मैंने कहा राजनीति से ऊपर उठ के होना चाहिए, क्यों प्रकृति किसी की नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, सबकी नहीं, इसलिए वेलकम किया आपका। नहीं वेलकम किया, इन्होंने इसको राजनीति से जोड़ा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजनीति से जोड़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बट दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मेरे लिए कहा कि इन्होंने ये कहा, तो पहले आप मंत्री जी से पूछे उन्होंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 बार के एमएलए हैं, उनको उन्होंने निकम्मा कहा, तो ये शब्द होते हैं क्या? वो भी एक माननीय विधायक डोटासरा जी, माननीय विधायक डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो आप ये बताइए, पहले तो बीजेपी नेताओं को खुद को सीखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नीट के बारे में कहना चाहता हूँ, और इन राजस्थान पेपर लीक की कार्रवाई कहना, जो कार्रवाइयां राजस्थान में एसओजी और एसआईटी कर रही है वो कांग्रेस के समय हुई एफआईआर में किया, इन्होंने नई एफआईआर दर्ज की हो तो बताएं। और 2013 से 18 के बीच में 14 पेपर लीक हुए थे, दोबारा बता रहा हूं 2013 से 18 बीच में पेपर लीक हुए, उसमें क्या कार्रवाई हुई? कोई नई एफआईआर दर्ज की गई है तो बताइए। और आपकी सरकार थी, उस सरकार के समय भी कोई कार्रवाई हुई तो एक सिंगल गिरफ्तारी बता दीजिए। उसके बाद तो 5 साल एक सेकंड रुकिए अंकल महोदय, दूसरी बात कहना चाहता हूँ, 2003 से 8 तक इनकी सरकार थी। सुनिए मेरी बात, जगदीश बिश्नोई 2005 में काम करना स्टार्ट किया था, उसके बयान है उसके खुद के। दूसरी अगली बात, मैं नीट पे आता हूँ। नीट के अंदर 716 नंबर के 72 स्टूडेंट आए हैं, और 2023 के अंदर 3 आए थे, और 718 और 19
किस आधार पे आपने नंबर दिए? ग्रेस मार्क का फार्मूला क्या अपना, जो कभी था ही नहीं गाइडलाइन। देखिए नीट पे नीट का लंबा डिस्कस पूछना चाहता हूँ, लंबा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नीट को लेकर के अलग करने का सब्जेक्ट है। पटना पुलिस कह रही है कि 13 अभी तो गिरफ्तारी हुई है, और जो डस्टर गाड़ी पकड़ी गई थी झारखंड नंबर, उसमें 6 के तो प्रवेश पत्र उस गाड़ी में मिले थे। वो ठीक है, कार्रवाई नहीं कर रहे हो? राजस्थान के मुद्दों को लेकर, राजस्थान की राजनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नीट का आपने चर्चा छेड़ दी, उसका जवाब कराएं। राजस्थान से देखिए उसके लिए अलग उसके लिए एजेंडा में पूरा सेशन उसके लिए रखा जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने किया भी था, पूरा हमने नीट को लेकर के पूरा सेशन किया था, पूरा एपिसोड किया था हमने। हाँ नरेंद्र जी, देखो इन्होंने कहा गोविंद सिंह डोटासरा गलत शब्द बोल रहे हैं, इसलिए ये गलत शब्द बोल रहे हैं। निकम्मा गोविंद सिंह डोटासरा नहीं, मैंने गलत नहीं बोला। इनको आप दिलावर जी हैं, दिलावर जी से कहिए कि आप इस शब्द के आज नहीं है, दिलावर जी हमेशा इस तरह से उन्होंने सदन में भी किया। राजस्थान की राजनीति में शब्द की उत्पत्ति जहां से हुई ना, एक बार उनको भी आपको कहना चाहिए कि अपने ही लोगों को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को निकम्मा और नकारा कहना कहां तक सही है। हिम्मत सच कहने की हो ना तो सबसे हो। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को आप निकम्मा नकारा कह रहे हैं तो दूसरे लोगों को क्या लगी कहने में? हम तो आपकी और हमारी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम लोग एक अच्छी तरह बात करें और दोनों में अजी अजा से बात करें। दूसरे आपने आई नीट पे, मैं आपको नीट पे स्वागत करता हूं। आपके पास भी कोई तथ्य जो रख रहे हो और ऐसे कोई सबूत हो जो ये साबित करे कि नीट में गड़बड़ हुई है, तो आपका भी स्वागत है। उन तथ्यों को आप मुझे दे दें या डाक से भेज दें, उन पे भी हम विचार करेंगे। और हर उस दोषी को जिसने नीट में गड़बड़ की है, गड़बड़ करने की कोशिश की है, उसको हम सलाखों के अंदर पहुंचाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी में कोई सोचे नहीं। हम हर युवा के साथ न्याय करेंगे। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और यहां भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम करे। कोई भी दोषी पेपर लीक का हो या नीट का हो या किसी प्रकार का हो, बिल्कुल नहीं बचेगा। आप निष्पक्ष रहिए, वो अंदर जाएगा। दूसरा आपने जो कहा कि मैंने नेचर को नहीं जोड़ा, आप कांग्रेस भी अगर वृक्ष लगाती है तो उसमें क्या बात है? मेरे संगठन के साथ में लगाता हूं। हमारे यहाँ इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन संगठन जब करता है तो बड़ा काम होता है। हम करोड़ों में पेड़ लगाने की सोच रहे हैं तो वो हमारा संगठन कर रहा है। संगठन का नाम लेना वाजिब है क्योंकि हम उसके पीछे काम करते हैं। इसमें राजनीति कहीं जुड़ी हुई नहीं है। इसके साथ ही आप अगर बात कर रहे हैं कि पेपर लीक में आपने गिरफ्तारियां की, तो एक भी गिरफ्तारी आप बता दीजिए। FIR का मतलब क्या होता है? कागज लो, पटक के चुपचाप रख लो। आप गिरफ्तारी करते ना, आपके जो है ये केसावत जी बकायदा पकड़े गए थे ना, उनको जेल में आप डालते। आप राजस्थानी स्टडी सुनो, राजस्थानी स्टडी से, अब देखो मैं आपके पीछे नहीं बोला है ना, राजस्थानी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए कितने लोग हैं, और तत्कालीन एक मंत्री जी का नाम लगातार जुड़ा था। आपने तो इस्तीफा भी नहीं लिया उनसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि FIR करने से कुछ नहीं होता। अब कार्रवाई हो रही ना, 40-50 लोग लगातार जा रहे हैं। कहां से जिसने दूसरे आदमी को बिठा के नौकरियां ले ली, ऐसे लोग बैठे हैं। थानेदार बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, बड़ी बड़ी नौकरी बन गए। एक घर से 4-4 लोग प्रशासनिक सेवा में चले गए। ये राजस्थान के युवाओं पर कुठाराघात है। इस पे हम सबको कार्रवाई करनी चाहिए और आपको हमारा अभिनंदन करना चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी है, लगातार कार्रवाई कर रही है। कोई छोटा हो, बड़ा हो, कोई टीचर हो, अध्यापक हो, कोई थानेदार हो, कोई और बड़ी पोस्ट पर। और मैं आपको एक बता दूं, फिर कल को आप डिबेट में आओगे, जो प्रशासनिक सेवा में जो चीटिंग से गए ना, जिनके पीछे हमने आंदोलन किया था, वो लोग दूर नहीं। और जिनको हम जेल में भेजने की बात कर रहे हैं, वो आपके डोटासरा जी और आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो प्रशासनिक सेवा में जो धांधली हुई है, वहां तक हम पहुंच रहे हैं। हमारे पास तथ्य जुटा रहे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुए लोग हैं। हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जहां पीछे हटना पड़े। मजबूत तथ्यों के साथ, मजबूत सबूतों के साथ जाएंगे और मदन दिलावर जी ने जो कहा है वो होगा, क्योंकि संलिप्तता साफ दिख रही है कि वही एक कोचिंग सेंटर है जहां से सिलेक्शन होते हैं, और वो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से, गोविंद डोटासरा से जुड़ा हुआ है। और उनके परिवार से 4-4 लोग प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। तो कौन इस चीज को नकार सकता है कि गड़बड़ी नहीं हुई है? ठीक है भीमराज जी, संक्षेप में जवाब दीजिए। पहले कहता हूं कि डोटासरा जी के यहां से जो लगे हैं वो बीजेपी के कार्यकाल में पेपर पास किए थे, एक बात है। और आपको कार्रवाई करनी है तो आपको 6 महीने हो गए, कर देते कार्रवाई। आपको कार्रवाई नहीं करनी है। कार्रवाई करनी होती तो आप बताइए कि राजस्थान में यदि पहला कानून बना, देश के अंदर सबसे कड़ा कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया, आप उसी कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हो। और आपकी केंद्र में सरकार थी, आपसे सबसे जो हल्का कानून राजस्थान के मुकाबले केंद्र में बना, और राजस्थान की तरह कानून आपको बनाना, वो भी उसके बाद बना। और आप कह रहे हो कि कार्रवाई करिए नीट के मामले में, तो नीट के मामले में सारा पेपर 40-40 लाख रुपए में बिहार में रटाया गया था, और बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार भी है। तो आप कार्रवाई करनी होती तो कर देते, हमें बोलने देते, कहते बोले हमने कार्रवाई कर दी। और दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका अभी तक जवाब नहीं आया कि 2013 से 18 तक
आपने कितनी एफआईआर की और एफआईआर नहीं किया, और यहाँ सत्ता में 6 महीने आने बाद कितनी एफआईआर की और कितनी गिरफ्तारियां की? नहीं, उसके बाद 5 साल का मैं भीमराज जी आपसे वही कह रहा हूं, 5 साल आपकी सरकार रही, 5 साल आपकी सरकार रही, करता है जो डेटा आप बता रहे हैं, जो डेटा आप बता रहे हैं, 5 साल आपकी सरकार रही, फिर आपने क्यों नहीं किया? आपके हाथ में सत्ता थी, आपने क्यों नहीं किया? हमने जो कार्रवाई करनी थी, हमने जो भी कांग्रेस का और बीजेपी का जो भी सामने है उस तो सब पे 5 साल में नहीं कर पाए ना। एफआईआर की, सुनो मेरी बात, एफआईआर की, चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी और चाहे नेता, सबको जेल भेजने का काम किया। और बीजेपी यदि सवाल खड़ा करती है तो बीजेपी से पूछना चाहते हैं। ठीक है, संक्षेप में नरेंद्र जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, नरेंद्र जी ब्रेक का वक्त हो रहा है, संक्षेप में। अब मेरे मित्र बहुत उतावले हो रहे हैं कि कब डोटासरा और गहलोत जी की गिरफ्तारी होगी। मैं बता देता हूं, नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, करके देख लो ना आप। मैं बता देता हूं, 6 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, मुश्किल से 90 से 100 दिन हमने काम किया, आचार संहिता रही है। इस बीच हमने 25 से ज्यादा मामलों में 100 से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, जिन लोगों ने चीटिंग की थी, धोखाधड़ी की थी, युवाओं के साथ कुठाराघात किया था। यह संख्या बहुत बड़ी होती है क्योंकि युवाओं से जुड़ा मामला है, पूरे तथ्य और पूरे आरोप और पूरे अपने सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इस कार्रवाई को आप छोटी मानते हैं तो मुझे लगता है कि आपने 10 वर्षों में ऐसी कार्रवाई नहीं की होगी कि हम उस तथ्यों को जुटा रहे हैं कि इसकी जगह कौन परीक्षा में बैठा था, चीटिंग किसने कराई थी, चीटिंग कहां से हुई थी, कहां से पेपर लीक हुआ था, उन सबको जोड़ते हुए हम क्योंकि किसी को गिरफ्तार करने का मतलब होता है कि उसके कैरियर पर, उसके जीवन पर, सारी चीजों पर हम घात हो रहा है, तैयारी चल रही है मतलब। हाँ, तो इसके बाद हमें टाइम लगता है, हम किसी निर्दोष को नहीं ला सकते, हम तथ्यों के आधार पर ला रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से ला रहे हैं जो आप 5 और 10 सालों में नहीं कर पाए। हम जांच हो रही है तो फिर पहले ये ढोल क्यों पीटा जा रहा है, ये जेल जाएंगे, वो जेल जाएंगे? अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता इतने बड़े लेवल पे वो राजनीति में रहे हैं, उनको अगर डायरेक्ट आप डिफेंड कर रहे हैं तो फिर कम से कम पुख्ता सबूतों के बाद में ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए। खैर, आप सबूत जुटा रहे हैं, इंतजार है सबको कि क्या सच्चाई है वो सबके सामने आएगी, लेकिन यहां पर चर्चा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का एजेंडा में लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस बात की भी है कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार, पहली बार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से पूर्व की तैयारियां की जा रही है। तैयारी बैठकों का दौर एक के बाद एक लगातार जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है, अधिकारियों से रायशुमारी की जा रही है। इसी बीच राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के बड़ी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे असफल योजना करार दिया तो उसी का काउंटर किया उन्होंने कहा कि अगर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं होती तो कईयों के घर बिक जाते। भीमराज जी, जिस प्रकार से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के चर्चा की जा रही है और बजट में जहां तक मैं समझता हूं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के कुछ ना कुछ सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, योजना बरकरार रखनी है, नहीं रखनी है, क्या इसमें और नया करना है। हालांकि आयुष्मान योजना से इसको कनेक्ट किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं और अब आम आदमी के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन 25 लाख का जो सम इंश्योर्ड था, 25 लाख का कवर था, वो 5 लाख का ही अभी फिलहाल है। देखिए, चिरंजीवी योजना देश के टॉप स्वास्थ्य योजनाओं में से एक थी जिसको बीजेपी सरकार ने आती बंद कर दिया। चिरंजीवी से हर गरीब आदमी का कोई से अस्पताल में जाके कोई सा बड़ा ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट, जबकि यहाँ तो राजस्थान जयपुर के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑपरेशन हुए। यदि बीजेपी को करना था तो उसको नाम बदल देती। आप एक कहावत है का योजना बंद नहीं करी, योजना बंद नहीं करी, योजना तो चालू। बात सुनो, तो उनको रोक दिया गया। उनको कहा ऑपरेशन, आप जाइए चिरंजीवी योजना में। परसों महात्मा गांधी अस्पताल का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, बोले चिरंजीवी में इलाज नहीं करेंगे, सरकार हमसे कोई मदद नहीं कर रही है।
तो बताइए बंद है कि चालू है, उसको क्या कहोगे? नहीं, जब कोई अगर स्कीम है, कोई स्कीम अस्पताल, है, मैं क्लियर कर दूं भीमराज जी, अगर कोई अस्पताल आनाकानी कर रहा है, उसकी शिकायत का प्रोसीजर आपकी सब कर सरकार में लिया। भी था। मैं बिल्कुल- सारे अस्पताल आपकी सारे सरकार में अस्पताल भी, बिल्कुल- सारे अस्पताल आपकी सरकार में भी नहीं कर रहे थे, उनकी शिकायत करनी पड़ती थी। आप अगर डेटा बिल्कुल देखेंगे सही, आपकी तो बात हजारों सुनो मेरी बात। हजारों शिकायतें थी। जिनका ये निस्तारण प्राइवेट किया गया था। हॉस्पिटल है, कई बार मनमानी करते हैं, उनकी शिकायत करनी पड़ती है, पर हर अस्पताल क्या कर रहा है आज के दिन, इसको लेकर का इलाज नहीं कर रहे हैं। सरकार इसके अंदर सख्त रुख अपनाती, हाँ, ये तो बात इसका- आप कर सकते हैं। सरकार सख्त अभी रुख जवाब अपनाती, लेंगे, तो नरेंद्र इसका जी से। नाम बदल देती, नाम कर दी। मैं आपको बताऊं, चिरंजीवी बंद होने के कारण सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 2.5 गुना बढ़ गई है। और जो आयुष्मान कार्ड योजना ये कह रहे हैं, उसके अंदर राज्य हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ के 36 करोड़ के करीब लोग लाभान्वित हैं, और उसमें 3 करोड़ 45 लाख के ही आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिसमें 1 करोड़ 45 उसके लाख अलावा तो प्रीमियम लेकर के आम आदमी की एंट्री थी, वो खोल दिया है, वो ऑप्शन खोल दिया है। अब खोला जो होगा, पिछली पर बार- लोग तो आप जब एक बात बताइए कि मैं पानी गिलास से पी रहा हूं, मेरे पास बोतल होगी तो मैं पी पाऊंगा, यदि गिलास खाली मैं तो खाली हो गया। तो आप चिरंजीवी ठीक बंद है। करने पहले करना चाहिए, उसका अल्टरनेट होता तो आप कर सकते हैं। तो जनता तो परेशान हो रही हो है। सकता है लोकसभा चुनाव में उसी का झटका लगाओ, हो सकता है मेरी लोकसभा बात चुनाव में उसी का झटका लगाओ। लोगों की डेथ हो जाती है, बीजेपी के 2 विधायक जाते हैं कि हम इनको मुआवजा देंगे, मैं उस धरने में मौजूद था। वो अलग केस हो गया, वो चिरंजीवी से रिलेटेड केस नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो लापरवाही का केस एक है। सेकंड, लापरवाही नहीं, अस्पताल के ऊपर लोड बढ़ गया, एक आदमी की काम करने की लिमिट तो देखिए, होगी ना, तो वो इंटरकनेक्ट मत करो इस चीज को, वो चिरंजीवी की बात कर रहे हैं, वो लापरवाही की बात है, एक्शन लेने की बात आपको है। बताना चाहता हूं, नरेंद्र जी, ऐसे गरीब लोगों के ऊपर कुठाराघात हुआ इस योजना से, जी, दवाइयां मिल नहीं रही ठीक है, है, नरेंद्र और जी, नरेंद्र जी, परेशान हो रहे हैं, पहले तो और इन्होंने सुनो, खाली पहले तो- सस्ती लोकप्रियता के लिए ये पहले- काम। ठीक है नरेंद्र जी, पहले तो जी आप भी इस चीज से सहमत नहीं होंगे कि चिरंजीवी में सारे अस्पतालों में इलाज हो रहा था। कौन कह सकता है इस चीज को? मैं आपको ऐसे तमाम अस्पताल गिना दूं जहां इलाज चिरंजीवी में नहीं होता था। एक तो 100% अस्पतालों में चिरंजीवी से इलाज नहीं था। वो पिछली सरकार में भी पिछली नहीं था, सरकार, लेकिन पिछली सरकार की बात करो, ये कह रहे थे सब अस्पतालों में होता था। तो जिन आप सुनो- अस्पतालों में आप होता सुनो- था, लोगों को सुनते पता का ये नहीं। लिस्टेड जाखड़ जी, थे, सुनते चिरंजीवी नहीं की हो, साइड सुनते के ऊपर नहीं हो। लिस्टेड ठीक है, अस्पतालों की आप लिस्ट सुना होती थी। सुना करो, धैर्य रखा करो। नहीं, धैर्य की बात करो, सुना चिरंजीवी की कंप्लीट साइड करें, में- नरेंद्र जी कंप्लीट करें, सुना हाँ, करो, है ठीक ना? है। ठीक है, एक तो पहले इलाज नहीं, दूसरा सेटलमेंट का रेशो अगर इनका देखोगे आप, तो अब भी हॉस्पिटल्स यही कह के बंद लौटा रहे हैं कि सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारा भुगतान नहीं किया। क्या कह रहे हैं वो? कि हम इसलिए इलाज नहीं करेंगे चिरंजीवी में कि पिछली सरकार ने सेटलमेंट का रेशो इतना खराब कर दिया कि हमें शुरू के सरकार ने जब योजना चालू की तब के ही भुगतान नहीं आए, तो अस्पताल कहां से इलाज करे? हम वो काम करते हैं, भारतीय जनता वो काम करती है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। हम जो वादा करें, सरकार जो वादा करे, जनता से जो वादा करें वो पूरा हो। आयुष्मान भारत में हम जो वादा करेंगे 5 लाख का, हम निभाएंगे। हम कहेंगे कैंसर केयर में काम होगा तो होगा, सेटलमेंट टाइम पे होगा, पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को समय पे मिलेगा। हमने आरजीएसएस में अगर कहीं चेंज किए तो उसके पीछे कारण है कि फर्जीवाड़ा रोकना है। लोगों को अगर एक दिन में 6 बार भी दिखाना है तो दिखाइए, ठीक है ना? आप कहते हो ओपीडी बढ़ जाती है, आप एसएमएस में जाना, एम्स में जाना, कभी जाना, कितनी ही बड़ी योजनाएं ले आओ, इन हॉस्पिटलों में आपको ओपीडी हमेशा ही बढ़ी हुई मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं, अच्छा इलाज मिलता है, तो लोग उस अस्पताल में जाते हैं। आप कितना भी फ्री में इलाज कर लीजिए, अगर वहां रिस्क लगती है लोगों को कि यहां हमारा इलाज अच्छा नहीं होगा, तो कोई भी वहां दिखाने नहीं जाएगा। इसलिए योजनाओं से ओपीडी का बढ़ना ना बढ़ना। दूसरा, आप सुन लीजिए कि आयुष्मान भारत में लगातार हम सेवाएं दे रहे हैं, और भी योजनाएं, अब ये जो बजट आया है इसमें लगातार पूछ रहे हैं क्या क्या होना चाहिए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। वो पूछे जा रहे हैं। नरेंद्र जी, बजट में सबसे जो बड़ी- हमें करना सबसे होगा, बड़ी- बजट सबसे में बड़ी जो जो करना बात होगा, है, जो चाहेंगे वो ठीक लोग है, वो करेंगे। आप कर रहे हैं नरेंद्र जी, वो आप कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, और आयुष्मान भारत में आप कवर कर रहे हैं। लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो दरवाजा आम आदमी के लिए खोला था, चयनित परिवारों को आप लाभ दे रहे हैं, वो योजना अलग है। लेकिन चिरंजीवी के माध्यम से 850 रुपए जमा करा करके हर कोई व्यक्ति अपने परिवार को कवर उसमें करवा रहा था, और उसको भी उस योजना का लाभ मिल रहा था। ये चिरंजीवी योजना का जो फीचर है वो आम आदमी को सुटेबल था, उसके लिए बेनिफिट दे रहा था, और हर कोई चयनित तो है नहीं, तो चयनित नहीं है तो वो अपना बीमा पॉलिसी लेकर के एंट्री कर रहा था ना। तो राइट टू हेल्थ का जो संकल्पना थी अशोक गहलोत की उस समय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने आज भी यही कहा है कि राइट टू हेल्थ वो लेकर के आए, उसको लागू करना चाहिए। तो इस दिशा में भी तो काम करना चाहिए, रिव्यू के नाम पे योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए ना। देखो, प्राइवेट अस्पतालों से इनको बात कर लेनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, उनका सेटलमेंट आ रहा है, उनकी जो भी डिमांड है कर रहे हैं, लेकिन किसी को प्राइवेट संस्थाएं क्या होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर सकती हैं, लेकिन इस प्रकार से काम नहीं कर सकती कि वो बिल्कुल ही अपने जेब से सारा पैसा लगाएं। इनको सेटलमेंट का रेशो एक बार निकाल लेना चाहिए कि उन लोगों ने कितनी डिमांड की, कितने इलाज हुए और कितने पैसे इन्होंने दिए। किसी के माथे थोप देना कि भाई आप इलाज करोगे, अब गरीब आदमी का इलाज जब होगा जब सरकार उसके पेटे पैसे देगी। 850 तो आपने ले लिए, लेकिन अस्पताल ने इलाज किया तो उसको कम से कम 850 तो लौटाओ। ये वो पैसे भी नहीं लौटा
हटा रहे, तो हम किसी को मना नहीं कर रहे। अब प्राइवेट अस्पताल उस योजना में अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें शिकायत लिख के दे। ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है, शिकायत ये आएगी तो मैकेनिज्म सरकार काम देखना करेगी। सरकार का काम है, शिकायत आम जनता आएगी, नहीं अगर जाएगी। कोई अस्पताल नहीं बिल्कुल, कर रहा नरेंद्र तो जी, इसको शिकायत वर्क आएगी तो करने की बताएंगे। जरूरत है, आम आदमी से जुड़ी योजना है। जी बिल्कुल, ये भीमराज शिकायत जी, करेंगे तो भीमराज पुलिस जी, को कार्रवाई मैं करेंगे। ये कहना चाहता हूं कि आप आयुष्मान कार्ड योजना लागू कर रहे हैं तो आपको हमने यही कहा कि चिरंजीवी बंद मत कीजिए, आपको नाम बदलना है नाम कीजिए। उसमें लिमिट 25 लाख रुपए तक थी, जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे, इन्होंने 5 लाख कर दी। तो जो बड़े ट्रीटमेंट होते हैं उसके अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है और गरीब आदमी उसके अंदर भुगतान नहीं कर सकता, इसलिए उसकी या तो डेथ होती है या वो अपनी जमीन घर गहना जोर कुछ बेच के अपना इलाज कराए। तो हम ये कहना है, हमारी ये कहना था कि आप नाम बदल दीजिए, योजना बंद कीजिए। इन्होंने क्या किया, सिर्फ आते ही योजना बंद कर दी। आरचीज को भी इन्होंने रोके रखा, जब देखो, कर्मचारियों बिना ने objection चाबी के उठाया, हवाई जहाज में तब बैठा इन्होंने दो तो क्या उठाया। फायदा है? तब 25 आप लाख दे ही नहीं रहे, बताइए। आपका और रही मतलब बात देने ही नहीं, आप कहने तो था 25 लाख। चिरंजीवी के अंदर लिस्ट थी, उन हॉस्पिटलों में पता कर लीजिए, उन हॉस्पिटलों में इलाज होता था। ऐसे नहीं सारे अस्पताल नहीं, पर उसमें लिस्टेड थे और उनका इलाज होता था। आप एक अस्पताल का नाम ले लीजिए, उससे कितने बाकी हैं मैं बता दूं। कमियां निकालने के हर अस्पताल के बाकी हैं, उसमें सुधार तो किया नहीं। क्या आप थोप रहे हो, जो सरकार आ गई तो आपको सुधार करना चाहिए, आप सुधार नहीं कर रहे हो, आप कमियां निकाल रहे हो। जब आप आयुष्मान कार्ड लागू कर रहे हो तो आप उसके अंदर भी लिमिट बढ़ाइए, तो गरीब से गरीब आदमी को बड़े से बड़ा इलाज नरेंद्र जी, सस्ता और समय पे मिले। पर आपको क्या है, इस चीज की चिंता नहीं है। और रही बात ओपीडी की, मैंने एसएमएस का नहीं कहा, मैंने राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों का कहा है और उनकी ओपीडी 2.5 गुना बढ़ गई है, जिसका आपको कभी चिंता नहीं थी। क्योंकि ओपीडी चिरंजीवी में कवर भी नहीं थी, आपको जानकारी ओपीडी नहीं, उसका कारण मैं बता देता हूं। ओपीडी कवर नहीं थी, ओपीडी अगर बढ़ेगी तो उसका चिरंजीवी योजना से लॉजिक नहीं है। ओपीडी कवर नहीं थी, मैं बता देता हूं वो क्यों बढ़ी। क्योंकि सरकारी अस्पतालों ने इलाज से मना कर दिया, इलाज से मना कर दिया, तो ओपीडी में अगर जा रहा है कोई व्यक्ति ओपीडी में जा रहा है तो ये लॉजिक नहीं है। मैं क्लियर करता मैं हूं, आप ओपीडी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मैं सरकार बदलने के बाद बढ़ी है। मैं इस बात का आपको पुख्ता सबूत नरेंद्र जी, आप सुनिए। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है और वही मोदी जी की गारंटी है कि जो कहते हैं वो करते हैं। हम किसी को 5 लाख दे पाते तो 5 लाख ही कहते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं और बैठा दिया तो मर्सिडीज लेके चला जा। गहलोत सरकार वही काम करती थी, 5,000 रुपए तो देने की हिम्मत नहीं थी बजट में और 25 लाख तक की घोषणा। किसी को भी 25 लाख दियो तो एक आदमी का नाम आप मेरे को लाके दे देना। दूसरी बात सुनिए, ओपीडी क्यों बढ़ी है? जब सरकार बदलती है और बदलता है कि अब सुशासन आ गया, जब बीजेपी सरकार आ गई तो लोगों को लगा सुशासन आ गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठने लग गए, प्राइवेट प्रैक्टिसों पे कम ध्यान देने लग गए, लोगों को मरीज की सुनने लग गए, मरीजों से अच्छे से बात करने लग गए, इलाज होने लग गया, सुविधाएं मिलने लग गई, पंखे सही हो गए, कूलर सही हो गए, एसी सही हो गए, दवाइयां टाइम पे मिलने लग गई, सरकारी संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ गया। इसलिए आपने कहा कि ओपीडी बढ़ गई है ना। आप हमेशा ध्यान रखिए, सरकार के सुशासन से ओपीडी बढ़ी है। भाजपा प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं कि ये होने लग गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि टीबी की दवाइयां देश में कितने टाइम से नहीं आ रही है? आप रिकॉर्ड उठा के लिखना एक बात। और जो पशुओं की दवाइयां फ्री मिलती थी 6 महीने से, वो भी मिल रही है। तैयारी करके आया करो सर, जब आपको पता होगा आंकड़ों। और रही बात आंकड़ों की बात, तो आंकड़ों की बात आपकी सरकार है, स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े निकाल लेना। और ओपी इसको चिरंजीवी बंद होने के कारण में आंकड़े बढ़े हैं, ऐसे नहीं बढ़े। और अस्पतालों की बात कर रहे हो, अभी भी हाल था जेके लोन में कूलर खराब पड़े थे, बच्चे एक के बेड पे 4 थे। कौन सा सुशासन आ गया? कुछ नहीं, सरकार की व्यवस्था फैलती, मुख्यमंत्री जी सिर्फ संक्षेप में नरेंद्र जी, और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं, जनता परेशान थी और जो वादे किए थे ये कह रहे हैं समय की सीमा वादा किया था। एसएमएस में 10,000 की ओपीडी है, आज जाके घूम के देखा ना, गंदगी का एक टुकड़ा मिल जाए तो मुझे आके बता देना। एसएमएस की बात कर रहा हूं, जिस एसएमएस में चलने मन नहीं करता था आपके शासनकाल में, जिस एसएमएस में आदमी को बदबू आती थी, उसी एसएमएस हॉस्पिटल बाग में 10,000 से ज्यादा की ओपीडी है आज। और वहां देख लेना, अगर आपको कागज का टुकड़ा पड़ा मिल जाए ना तो मुझे फोटो भेज देना। तो क्यूआर कोड सुनिए, हार का कारण ही है, सुनते ही नहीं दूसरे की, थोड़ा समय ले लिया बोलने का, लेकिन बोलने आप ध्यान रखो, समय की सीमा आप बताइए आपने किया वादा, कुशासन ने, कुशासन आपका आया है तो तब लोग परेशान हो रहे हैं, तब आप इस चीज को देखिए। संजीवनी नहीं दी, जनता को पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, जनता परेशान हो निकल गई। किसानों से आपने वादा किया था, वो वादा आपका पूरा नहीं हुआ। मजदूरों का आपने वादा किया, मजदूरों को आपने बाहर निकाल दिया 10 करोड़ को। आप जनता को आप एक कोई काम एक गिना दीजिए। आज आपने ये काम कहा एसएमएस में ओपीडी बढ़ी है, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बढ़ी है, उसका कारण सुशासन है। भीमराज जी, नरेंद्र जी, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा आप दोनों को, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। नरेंद्र जी, भीमराज जी, समय की सीमा है, समय की सीमा है। आज का एजेंडा में आप दोनों मेहमान शामिल हुए,
चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी और कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी दोनों आज शामिल हुए और बजट पूर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा की। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।